नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बीजेपी को 24 चुनाव में 370 सीटों पर जीत का ऐलान कर चुके हैं, कभी विदेशों से आए इनविटेशन पर इठलाते दिख रहे हैं तो कभी कांग्रेस को फटकारते दिख रहे हैं। लेकिन जो नहीं दिख रहा है उनकी बातों में वो है उनका काम। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। नमस्कार सर। सर, आज का जो प्रोग्राम है हम मोदी जी के हाल ही में आए एक बयान पर शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के विभिन्न देशों के निमंत्रण पड़े हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी भाजपा सरकार को ही की वापसी को लेकर बात करते हैं। बहुत ही हास्यास्पद बात है ये और प्रधानमंत्री ये कहे ये उससे ज़्यादा बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जब भी विदेश से कोई निमंत्रण आता है वो प्रधानमंत्री के लिए आता है, उस पद के लिए आता है। यदि बीच में सत्ता परिवर्तन होता है, प्रधानमंत्री की जगह दूसरा प्रधानमंत्री आता है, वो जाता है। यदि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री जी की दोस्ती थी तो ट्रंप अभी सत्ता में नहीं है तो भी क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बन के ही आएंगे? सवाल वो होता है, ये विदेश मंत्रालय का निरंतर बड़ी एक्सरसाइज होती है। हम भी कई चुनाव के पहले यदि हमने किसी को बोला कि इस 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, क्योंकि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है उसका 6-6 महीने पहले से प्लानिंग होता है, उसी 6 महीने के बीच में यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो इन्विटेशन वापस नहीं लिया जाता। वो नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत इन्विटेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो चाहते हैं कि भाजपा सरकार वापस आए। और उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि यदि अमेरिका ने कहा कि 6 महीने बाद हमारे यहाँ आप आओ तो उन्होंने ये सोचा कि ये व्यक्तिगत है, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री पद को अपना ही मान रहे हैं। ये उनको अपनी भ्रम निराशा दूर करनी होगी। उन पर आरोप भी लगते आए हैं कि वो जहां एक तरफ देश जल रहा होता है वहीं पर वो विदेश की दौरा कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अभी कहा आपको कि 6 महीने पहले तय होता है। अब अपने यहाँ कुछ बड़ी हादसा हो गया, क्योंकि ये देश एक उपमहाद्वीप है, किसी ना किसी कोने में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो कई बार यदि हमारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम ही कैंसिल करते रहेंगे तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो बहुत बड़ा कोई इशू हो तो फिर बाकायदा प्रधानमंत्री रुक जाते हैं, खासकर बहुत फाइनेंशियल इमरजेंसी आई हो या कोई बहुत बड़ा एक आपदा आई हो। सर, बहुत बड़ा आपदा ही आया हुआ है मणिपुर में, वो आसाम जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते। मणिपुर की आपदा एक राज्य का खेल है, वो मैं आपदा नहीं है, वो मणिपुर का दंगा है। मैं आपदा उसको कहता हूँ और आप भी क्लियरिफिकेशन कर लीजिएगा। आपदा माने भूचाल आ गया, हजारों लोग मर गए, बाढ़ आ गई, पहाड़ में बादल फट गए, 4 राज्य बह गए। ऐसे में प्रधानमंत्री अपने दौरे कैंसिल करते हैं और हर देश की करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य ये कहना कि भाई हमारा मुझे 6 महीने के आगे के इन्विटेशन है, इसका मतलब विदेशी भी चाहते हैं कि आप बीजेपी आए या बीजेपी आएगी। लेकिन सवाल है भाजपा को लाएगा कौन? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, तुर्की, वहाँ से इनविटेशन आएंगे या सऊदी से इनविटेशन आएगा, इसका मतलब आपको यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे जीता हुआ। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में चुनाव जीतना पड़ेगा। और यदि आपको इतना, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव का बिगुल बजाता नहीं, मैं तो विकास का बिगुल बजाता हूँ, चुनाव में तो लोग वैसे ही जितवा देते हैं मुझे। यदि उन्हें वैसे ही जितवा देते हैं तो फिर उन्हें इतना आश्वस्त बार बार करने की क्या ज़रूरत है? जो अपने आत्मविश्वास से लबालब भरा हो वो क्यों बार बार ये बताता है कि मैं ही जीतूंगा? भाई आपको तो आत्मविश्वास है, आपने तो चुनाव आने तक बोलना ही नहीं चाहिए कुछ कि चुनाव आएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, हमारे नाम पे चुनाव लोग जितवा देंगे, हमने काम किया बहुत। लेकिन यदि ये बताना पड़ रहा है कि विदेशी लोग भी चाहते हैं कि मैं ही वापस आऊँ, अमेरिका और पाकिस्तान और जर्मन और जापान क्या चाहता है इस पर भारत नहीं चलेगा। भारत की जनता क्या चाहती है इस पर चलेगा। कर्नाटक की जनता क्या चाहती है, महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, बंगाल की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, यही तो राज्य है जहां फंसा हुआ है बीजेपी का खेल। इसीलिए भाजपा ये प्रोजेक्ट करना चाहती है कि विदेशों में भी ये मान रहे हैं कि हम आएंगे, विदेश मानेंगे, इससे मेरे देश का समस्या हल नहीं होगी और इससे मेरे देश का इलेक्टोरल जो मतदाता है वो प्रभावित भी नहीं होगा। अमेरिका ने बहुत अच्छा काम मोदी जी को, तो ठीक है, मोदी जी गले लगे होंगे, अमेरिका को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दिए होंगे, उनको उनका माल खरीदा होगा, चाहे डिफेंस के लिए कुछ हो तो अमेरिका खुश होगी, अमेरिका तालियां बजाएगी। लेकिन मेरे देश का क्या?
सर, आपने बोला कि मोदी जी प्रचार वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में अपने भाषण में बोला कि वो तीसरे टर्म में अपना जो है वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो सत्ता भोग के लिए तीसरा टर्म नहीं मांग रहे हैं। तो क्या वो उन्होंने ये जो 2 टर्म उनके बीते वो सत्ता भोग के लिए थे, और इसकी क्या गारंटी है कि वो आने वाले चौथे टर्म के लिए सत्ता भोग के लिए ऐसी बातें नहीं करेंगे? देखिए, कोई भी राजनीति में इसलिए नहीं आता, ये सब ढकोसला है। 1947 के बाद जो सरकारें आई उनके पास विभिन्न समस्याएं थी, देश नया नया आज़ाद हो गया था, कई सपने थे, सपनों के साथ समस्याएं थी, और उस समस्या और सपनों के साथ लड़ते लड़ते देश आज 75 साल पूरे कर चुका है। 75 साल के बाद यदि ये कहते हैं कि मैं विकास करूँगा, स्वागत है। कोई भी कहता नहीं कि मैं विकास करूँगा, नहीं, सब कहते हैं कि विकास ही करूँगा। सब कहते हैं कि मैं अंतिम व्यक्ति किसानों के लिए करूँगा, कोई कहते हैं कि मैं दलित और पिछड़ों के लिए कहूँगा, मैं सब के लिए करूँगा कि और देश की उन्नति के लिए। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है इस देश में जिसने ये बात नहीं कही हो? तो मोदी जी वही रिपीट कर रहे हैं जो बाकी लोग रिपीट कर रहे थे। रही बात विकास की, यदि मोदी जी विकास करते हैं तो मोदी जी को कोई नहीं कहेगा कि आप सत्ता भोग के लिए आए हैं। यदि मोदी जी ने पिछले 10 साल में मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता, जो बोला वो कर देते, 5 करोड़ जॉब हर साल आने थे वो आते, 15 लाख अकाउंट में आते, किसानों की आय दुगनी हो जाती, बेरोजगारी खत्म हो जाती, तो ये देश एक सोने की चिड़िया बन चुका होता। और जब सोने की चिड़िया देश बनेगा तो ये देश के लोग क्या मूर्ख हैं कि यूं ही सत्ता बदलेंगे? जब अच्छा खासा चल रहा तो, जब बेरोजगारी खत्म ही हो गई तो क्या होगा? पिछले 1 साल में गुजरात में, जहां राम राज्य चल रहा है 35 साल से, और 10 साल से तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहाँ 2.5 लाख लोगों का बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन है। उसमें से 4 लोगों को भी जॉब नहीं मिली है 1 साल में। ये रिकॉर्ड है उनके अपने राज्य का। आंकड़ों के साथ मैनिपुलेशन करके, और यदि आप ये बोलोगे मुझे विकास मेरा अच्छा है ये बताने के लिए आप एक वाइट पेपर लेके आए, और वो वाइट पेपर भी इतना हास्यास्पद है कि आप उसी वाइट पेपर के बाद, उसके पहले नरसिम्हा राव को इसलिए भारत रत्न देते हैं कि आर्थिक उदारीकरण का उन्होंने एक अध्याय जोड़ा देश में। आर्थिक उदारीकरण का अध्याय क्यों जुड़ा? क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और उसी पे निर्मला सीतारमण व्हाइट पेपर पे ही पेपर लाती है और वो कहती है कि इन्होंने काम नहीं किया। तो मनमोहन सिंह ने यदि काम नहीं किया तो मनमोहन सिंह को इस देश पे थोपने की सबसे बड़ी गलती जो है वो राव साहब ने की, तो उसके लिए क्या भारत रत्न दिया जाता है उनको? सवाल है, ये सिंबॉलिक खेलते हैं, और ये जब बोलते हैं तो इनको लगता है कि कल का इनका बोला हुआ वक्तव्य शायद जनता भूल चुकी है, इसलिए लगातार इस टाइप के वक्तव्य किए जाते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो ये वो खुद आश्वस्त नहीं है, वो दुनिया को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उनको अपनी गारंटी नहीं है कि वो सत्ता में आएंगे। इसीलिए उनको बताना पड़ रहा है कि विदेशी भी बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, ये भी बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। और बयान वो देते हैं कि आने वाले 100 दिनों में हर एक सदस्य को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का विश्वास और समर्थन हासिल करने का अपना मिशन बनाना होगा। तो इसका मतलब है कि मोदी जी इन 10 सालों में जनता का समर्थन लिए बिना चला रहे थे, और इस बार वो दावा कर रहे हैं कि वो 400 पार बिना जनता के समर्थन के जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ। यदि आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रचार नहीं करता, आप ये कह रहे हैं कि लोग मुझे यूं ही जितवा देते हैं, इसका मतलब लोगों का विश्वास है आप में, आपकी नीतियों में। इस देश की जनता इतनी तो मूर्ख नहीं है कि उन्हें सब कुछ सरकार ने दिया उसके बाद भी सरकार को गलत कहें। यदि ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि लोगों का विश्वास हासिल करो, इसका मतलब आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, लोकसभा क्षेत्र में जाइए, वहाँ लोगों के हाथ पर जोड़िए, उनको बताइए कि बस 4 साल 5 साल और दीजिए हमको, हमने 10 साल कर दिया, बस आखिरी 5 साल में हम देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। ये और 5 साल क्यों चाहिए? आपने 10 साल में क्या किया? आपने सर्वप्रथम आए थे 2014 में, तब आपने ये नारा दिया था कि आपने कांग्रेस को 65 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए। जनता ने दिए। उस 60 महीने खत्म होने के बाद आपने 5 साल और मांगे, जनता ने वो भी दिए, अब और 5 साल मांग रहे। वो तो ये भी बोलते हैं कि 2047 तक भारत विकसित भारत होगा। वो तो 2000 उन्होंने तो 1000 का टारगेट दिया, 1000 साल बाद, 1000 साल में भारत ऐसा देश बनेगा। ये फॉरवर्ड ट्रेडर है, ये व्यापारी आदमी है, ये सपने बेचता है, ये राजनीति के मनमोहन देसाई है जो
मनमोहन देसाई पिक्चरें बनाते थे, अमर अकबर अंतोनी जैसी पिक्चरें जो होती थी उनकी, सुहाग, ये सब उनकी पिक्चरें हैं। इस पिक्चरों में फैंटेसी होती थी। 3 घंटे एक गरीब आदमी ₹2.5 का टिकट ला के भी देखता था पिक्चर, और 3 घंटे में वो ऐसी सपनों की दुनिया घुमा के लाते थे कि कम से कम 24 घंटे में जो समस्याग्रस्त इंसान है उसको लगता था 3 घंटा मैं सब कुछ भूल चुका हूं। तो उन्हें ड्रीम सीलर कहते थे। वास्तविकता से उनके पिक्चर का कोई लेना देना नहीं होता था। तो ये मनमोहन देसाई की हिट फिल्में जो थी, ये वैसे ही राजनीति के मनमोहन देसाई हैं। ये सपने बेचते हैं, ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, ये 2047 बेच रहे हैं, 1000 साल बाद भारत का क्या होगा ये बेच रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मैंने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, कब लागू होगा, वो फॉरवर्ड ट्रेडिंग है। वो भी एक सपना है कि भाई 29 में तो मिल ही जाएगा शायद हमको, लेकिन आज ही 29 को मैं जो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं उसका मतदान मुझे आज चाहिए। अरे कोई भी आदमी, यदि मैं घर भी बनाता हूं तो मैंने प्लॉट खरीदा, उसके बाद उसका भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन होने के बाद मुझे मालूम है कि ये घर बनेगा, 2 साल लगेंगे। कोई आदमी प्लॉट का सौदा होने के बाद तुरंत गृह प्रवेश का आमंत्रण नहीं बांटता। ये वो है कि इन्होंने प्लॉट खरीदा और गृह प्रवेश का आमंत्रण दे दिया। अब उस पर नींव कब खुदेगी, उस पर कब बनेगा, क्या बनेगा? बोले बताओ, प्लॉट लिया है, घर तो बनेगा, कभी ना कभी तो बनेगा। ठीक उसी तरीके से अभी पेपर लीक का भी उन्होंने कानून जारी किया, जिस पर अभी यूपी से लगातार दूसरी घटना सामने आ गई। एक पे तो एफआईआर छात्र पर ही कर दिया बिना जांच पड़ताल के कि ये अफवाह फैला रहे हैं, अभी दूसरे बार में भी अफवाह ही फैला रहे हैं। देखिए, ये जो पेपर लीक वाला मामला है, इस देश में एक भी राज्य नहीं जहां पेपर लीक के 10 से नीचे के मामले हो। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मैनेज हो चुका है, और हर राज्य, यदि वो कहे तो गुजरात में देखिए कितने पेपर लीक हो गए। आप तो यूपी की बात कर रही हैं अभी। कानून तो बना है ना, अभी सरकार ने इतना सख्त कानून बनाया है। कानून बनाने से क्या होगा? कानून का, हमारे देश में बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन वो कानून लागू भी होने चाहिए। कुछ कानून हमारे यहाँ मतदान के कानून हैं, इलेक्शन कमीशन के कानून हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 बहुत बेहतरीन कानून है जिसमें लोकतंत्र टिका हुआ है। अब उस कानून की धज्जियाँ चंडीगढ़ में उड़ जाती हैं और हमारे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। तो ये लोकतंत्र की हत्या किसने की? बीजेपी वालों ने की। तो प्रधानमंत्री एक तरफ कानून पास करते हैं, दूसरी तरफ उसी कानून की हत्या करने के लिए लोग बिठाते हैं। तो ये मैंने कहा ना कि ये सपने बेचते हैं, इसलिए इनके वक्तव्य को आप, हाँ, उनके वर्कर सीरियसली लेंगे कि देखो अब विदेशी, गांव के आदमी, लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि मोदी, विदेशों ने बोला होगा कि मोदी जी जीत रहे, उनके पास तो बड़ी बड़ी CIA जैसी एजेंसी है, उन्होंने बताया होगा जीत रहे। अरे बाबा, वो कह रहे कि मुझे न्योता मिला है। अरे भाई, न्योता तो भारत के प्रधानमंत्री को मिला है, आप नहीं रहोगे तो कोई और रहेगा, कोई नहीं तो कोई और रहेगा। नेहरू के बाद सबसे बड़ा सवाल था, हु आफ्टर नेहरू? नेहरू गए, नेहरू के बाद कितने लोग आ गए? कभी भी प्रधानमंत्री की चेयर खाली नहीं होती, हर पार्टी में नेतृत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी में 10 लोग हैं प्रधानमंत्री के दावेदार, इनसे अच्छे हैं, इनसे अच्छे देश चला सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वो मेरे लिए आया, या ये कहना कि मुझे तो जरूरत ही नहीं प्रचार की, और फिर लोगों को कहना कि घर घर जाओ, ये डर दिखाता है। ये फ्लैक्चुएटिंग माइंड जो है, एक मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है क्योंकि आपके पास 230 से ज़्यादा सीटें आ नहीं रही है, आपको 272 के लाले पड़े हुए हैं जिस पे आप सरकार बना सकते हो अपने बलबूते पे। वो 400 पार का बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं 400 पार, अपने कार्यकर्ताओं को ही हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई आप पूरे एनडीए के 400 बोल रहे हैं और अपने 370 बता रहे हैं। तो एनडीए में 38 गठबंधन के पार्टियां हैं, उस 38 में से बीजेपी 370 के साथ बाहर निकाल दी जाए तो बाकी बचते हैं 30 सीटें। ये 38 में से एक पार्टी गई तो 37 रह गए। 37 राजनीतिक दलों को इन्होंने 30 सीटें दी हैं। ये इतना सशक्त गठबंधन है इनका कि इनकी 37 पार्टियां मिलकर 30 सीटें भी लाएगी कि नहीं लाएगी, मतलब उनको टारगेट दिया है कि 30 लाना है, आपको 37 को 30 लाना है, तो 37 पार्टियां कैसी होगी? दूसरी बात, आप 370 लाने की बात करते हैं, आपके पास 303 है, आपको उसके लिए 67 सीट्स और चाहिए। वो सीट 67 कहां से जोड़ेंगे? हम तो ये बोल रहे हैं जहां से 303 आपकी आई वो सारी की सारी रिपीट होगी, सारी वैसी की वैसी ही आएगी। चलो 303 तो आपकी आई जाएगी, अगली 67 कहां से आएगी? कहां से आएगी? आपको गुजरात से आएगी, 25 में से 25 आपके पास है, 26 आपको राजस्थान में आएगी, 25 की 25 आपके पास है,
आपको मध्य प्रदेश की आएगी और 38 में से 29 में से 28 आपके पास है, महाराष्ट्र में 40 आपके पास है, आपके पास बिहार में। आपको और आएगी सीटें कहाँ से? आपको सीटें लानी पड़ेगी केरल से, आपको सीटें लानी पड़ेगी तमिलनाडु से। लेकिन वहां तो वो काट रहे हैं टैक्स, और वहां के वहां तो उनका कुछ भी नहीं है, वहां तो कुछ भी नहीं है, उनका वजूद ही नहीं है पार्टी का। तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, आंध्र में नहीं है, पूरा साउदर्न पार्ट में नहीं है। नहीं है। तो ऐसे में 200 सीटें ऐसी है जो पिछले 3 चुनाव से हारते आ रहे हैं। 81 सीटें ऐसे है कि जहां इनका डिपॉजिट भी नहीं मिलता इनको। ऐसे स्थित वातावरण में आप यदि कहे 370, 400, ये आंकड़ा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए होता है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो भी जानते हैं। तो वास्तविकता और जोश भरने वाला डायलॉग, इसमें इतनी तफावत है कि जोश भरने की बार इस बार 370, 400 पार, और यहाँ कार्यकर्ताओं कहना गांव गांव जाना, घर घर जाना, कैसा भी करके जीतना है। जब 317 आ ही रही है तो इतना चिंता करने की क्या बात है भाई? मोदी जी ने अगले कार्यकाल में बोला कि वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लगभग में बन ही जाएंगे। वहीं पर उन्हीं के कार्यकाल में रहे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र, उनका एक बयान आया था कि मोदी जी का ये कार्यकाल यानी 2.0 पिछले 30 सालों में सबसे बुरा रहा, सबसे बुरा रहा। उन्हीं के कार्यकाल में वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे और ये खुद बयान दे रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी, अच्छी अर्थव्यवस्था और बड़ी अर्थव्यवस्था ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए है हमारी क्योंकि हम 143 करोड़ लोग हैं, उपमहाद्वीप है, तो हमारे यहां जनसंख्या इतनी है कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी नजर आती है, लेकिन अच्छी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था बीमार है। कैसी बीमार है? हमारे ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्ज है। हमारा जो जीएसटी कलेक्ट होता है उसमें इंपोर्ट पे जो टैक्स मिलता है वो ज्यादा है। इसका मतलब हमारा आयात ज्यादा है, हमारा निर्यात कम है। आयात निर्यात की खाई हमारी 200 अरब रुपए की है। दूसरी तरफ हमारा जो बजट है वो बजट में जितना हम कमाते हैं उसमें से 50% के आसपास सिर्फ ब्याज देने में जाता है। इसलिए हम पे कर्जा दर कर्जा बढ़ता है। मोदी सरकार ने 2023 में 50 साल के बॉन्ड लिए, मतलब 2073 में जाके वो बॉन्ड का पैसा उस सरकार को देना होगा। तो ये अर्थव्यवस्था को आप अच्छी कहो या बुरी कहो, ये मैं जनता पे छोड़ता हूं। अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं चाहिए, अर्थव्यवस्था फायदे वाली चाहिए, अर्थव्यवस्था प्रॉफिट की चाहिए। दूसरा उदाहरण सिंपल बात में कि एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, बड़ी कंपनी है, लेकिन वो घाटे में है 10 करोड़ की। दूसरी कंपनी सिर्फ 10 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन 2 करोड़ के प्रॉफिट में है। उसका अपने टर्नओवर से 20% प्रॉफिट है। ये कंपनी अपने टर्नओवर से 10% घाटे में है। वही तो कहना है ना सर। कंपनी बड़ी वो है 100 करोड़ वाली, अर्थव्यवस्था बड़ी वो है, लेकिन कंपनी अच्छी कौन सी है? 10 करोड़ वाली। वही कहना भी है ना कि 1991 में जब हमारे पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था, मनमोहन सिंह ने 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। और वहीं पर मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में हम लोग वो पहला वाला जो आपका एग्जांपल था वहीं पर आ गए हैं, जहां पर हमारे पास 10 करोड़ वाली कंपनी थी, वहां पर हम 2 करोड़ और कमा रहे थे 1991 में, और अभी कुछ भी नहीं कमा रहे। वही उन्हीं के सेक्रेटरी का कहना है। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था किसी भी दिन हम बैठ जाएंगे। श्रीलंका ऐसा एक झटके में हो गया था, एक झटके में हो गया था। ऐसा एक झटका आने में टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन कर्ज का, मेरा जो आकलन है, मैं जितना अर्थशास्त्र समझता हूँ, मुझे लगता है 27-28 का जो बजट होगा हमारा, उसमें हमारी जितनी आमदनी होगी उतना ही ब्याज होगा। वहां से हमारी क्राइसिस चालू होगी। अभी भी तो चल ही रहा है सब पे। शायद यदि 50 साल के लिए कर्जा लेके बहुत बढ़िया पार्टी दी तो आज तो लोग आने वाले बोलेंगे कि वानखड़ी जी बहुत बड़े आदमी हो गए, बताइए इतनी बड़ी पार्टी दी। लेकिन मेरा बेटा 50 साल बाद जब घर बेच के वो कर्ज उतारेगा तब बोलेगा कि मेरे पूर्वजों ने क्या खतरनाक काम किया कि आज मेरे को ये बंगला बेच के पैसा देना पड़ रहा है। ये स्थिति भारत की होने जा रही है और कुछ नहीं। अब भी तो कुछ ना कुछ कर्ज है ना, हर एक नागरिक पे शायद 1,64,000 या 40,000 का, 40,000 का। ये तो बढ़ता जाएगा, ये लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि कर्ज के सिवा आपके पास कोई जगह नहीं है। जो
जो एक्स सीएम थे वो बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहीं का नाम आ रहा है कि वो बीजेपी में अब शामिल होने वाले हैं। देखिए, जो बीजेपी में जा रहे हैं उससे बीजेपी के लिए आफतें बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में इतने विरोध के सुर है कि अभी तक कमलनाथ का जाना तय नहीं हुआ। दो प्रकार के सुर है, कमलनाथ आने से मध्य प्रदेश में क्या फ़ायदा होगा और मध्य प्रदेश में क्या ज़रूरत है क्या बीजेपी को अभी किसी की। जब अपने बलबूते पे इतनी ये है तो अपने पार्टी में बाहर के लोग ला के पार्टी की तासीर क्यों बिगाड़े। एक सुर वो है। दूसरा सुर है कि कमलनाथ इंदिरा गांधी जी के बाद जो सिखों का हत्या हुई थी उसमें उनके ऊपर छींटे हैं, तो उससे पंजाब और दिल्ली के बीजेपी वाले नाराज़ हो रहे हैं। तो अभी तक कमलनाथ को एंट्री नहीं मिली। जहाँ एंट्री मिली वहाँ उनको ज़रूरत है। महाराष्ट्र में उन्हें एक एक सीट की ज़रूरत है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बुरी हालत में है। ऐसे में वो प्रयास करें कि लोग आएँ, लेकिन लोग वो जा रहे हैं जिनका वजूद नहीं है, जिनके ऊपर ईडी का केस है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं। वो जाने से आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म हो रही है। सर, इसमें एक और सवाल पूछूंगी कि ना बीजेपी जो है अक्सर बोलते रहती है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, डिमोनेटाइजेशन किया, बहुत कुछ किया, और वो खुद ही भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ले रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ की उनका मानना है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद है, और इनके पार्टी में अभी देखिए आप बहुत सारे परिवारवाद वाले नेता हैं। तो यहाँ पर कैसे वो इतने अच्छे से साफ तरीके से इतने अच्छे से झूठ को बोल देती है। बीजेपी बोलती एक है और करती एक है, उसका वो दोहरा चरित्र हमेशा रहा है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करती है और भ्रष्टाचारियों को गले लगाती है। तो ऐसे में लोगों को अब जब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लोग हंसते हैं। आज लोग पूछते हैं कि राजस्थान की वो लाल डायरी कहाँ है। आज लोग पूछते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ का एफिडेविट जो आया था उसके पर बघेल बाहर क्यों घूम रहे हैं। आज लोग पूछते हैं कि 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजित पवार अंदर क्यों नहीं है। आज लोग पूछते हैं कि जो आसाम के मुख्यमंत्री इन पे जो आरोप लगाए थे कि चिटफंड कंपनी उनको पैसा दे रही थी, तब तो आपने ईडी और सबको मतलब सब रेड कर दी थी। या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। एक जगह तो आप झूठ बोल ही रहे हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ ही दिनों पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट भी आया था जिसमें कि 180 देशों में हम 93 नंबर पे 93 नंबर पे 93 नंबर पे हम अभी कैरी कर रहे हैं अपने देश को, कि हम लोग। देखिए, भ्रष्टाचार तो रहेगा, जब तक राजनीति में पैसा लगेगा तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। क्या साफ झूठ बोलना जरूरी है? आप आए ही थे फिर पावर में, नेता करते क्या है? जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे तब तक सपने कैसे बेचोगे। सपने बेचना ही एक झूठ है। और हमारा काम क्या है मीडिया का? हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम सिर्फ सच्चाई परोस रहे हैं ताकि जनता झूठ और सच के बीच में फर्क समझे। नहीं तो कांग्रेस भी बोलती थी गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, कहाँ गरीबी हटी क्या? लेकिन इंदिरा गांधी तो सत्ता में आ गई, विपक्ष को हटा दिया उन्होंने। तो तब नारा था विपक्ष का, इंदिरा हटाओ। पूरे देश में विपक्ष इकट्ठा होते कि इंदिरा हटाओ। इंदिरा जी ने कहा बताइए मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ, ये मुझे हटाना चाहते हैं। मोदी जी वही कार्ड खेलते हैं जो इंदिरा जी ने खेले थे एक ज़माने में। बस एक्शन रिप्ले हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो सुना आपने कैसे वानखेड़े जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर उतने ही बेबाकी के साथ दिया है जैसा कि वो हर बार देते हैं, और हमने देश में चल रही सियासी खेल पर चर्चा की। वानखेड़े जी ने मोदी जी के गलतफहमी को दूर करते हुए उनके इनविटेशन को प्रधानमंत्री के लिए बताया, और उनके चुनाव में दिख रहे डर के बारे में भी हमने बातचीत करी। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें देश नीति के साथ। धन्यवाद।